तो इसमें एक्सरसाइज टू पार्ट 1 फर्स्ट, सेकंड, यस सर। यस सर। सेकंड में देखो क्या बोला जा रहा है, फैमिली कंसिस्ट ऑफ a grandfather and sons and daughters and 2 and grandchildren। ठीक है, ठीक है, इसमें ग्रैंडफादर है and sons and daughters है and 2 and grandchildren है। they are to be seated in a row for dinner। डिनर के लिए एक रो में बैठना है। the grandchildren wish to occupy the end seats at each end। ओके, मतलब उधर के एंड और इधर के एंड, वहां पे जाके कौन बैठेंगे, ग्रैंडचिल्ड्रन। The grandfather refuses to have grandchildren on either side of him। तो यहाँ पे टोटल लोग कितने हैं, एक ग्रैंडफादर है एंड सन्स एंड डॉटर्स है, 2 एंड ग्रैंडचिल्ड्रन से, मतलब 2 एंड प्लस n+1 नंबर ऑफ पर्सन्स उस फैमिली में है। ठीक है, तो उनके लिए रो में उतने जगह की जरूरत होगी, कितने जगह की, 2n+n+1। ठीक है, तो ये इतनी जगह है टोटल, यहाँ पे ये 2n+n+1, ये इतनी जगह है। अब इसमें क्या बोला गया है, ग्रैंड चिल्ड्रन विश टू ऑक्यूपाई n सीट्स एट ईच एंड, मतलब इधर के n सीट्स और उधर के n सीट्स, वहां पे जाके कौन बैठेंगे, मान लो ये n सीट्स ये आ जाते हैं और ये n सीट्स आ जाते हैं, वहां पे जाके बैठेंगे कौन, ग्रैंड चिल्ड्रन। तो टोटल सीट्स कितने हैं, 2n। जहां पे ग्रैंड चिल्ड्रन जाके बैठेंगे तो ग्रैंड चिल्ड्रन की वहां पे अरेंजमेंट आ जाएगी 2n फैक्टोरियल से, क्योंकि इधर के n और उधर के n ऐसे टोटल कितने सीट्स हो गए, 2n। हमारे पास ग्रैंड चिल्ड्रन भी 2n है, तो उन 2n ग्रैंड चिल्ड्रन की वहां पे अरेंजमेंट 2n फैक्टोरियल। ठीक है, अब ग्रैंड चिल्ड्रन का काम हो गया। अब बचे कितने सीट्स है, m+1। m+1 सीट बचे, तो ये बताओ ग्रैंडफादर यहाँ पे बैठ सकता है क्या, नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो सर। नो। यहाँ पे अगर वो बैठेंगे तो क्या हो जाएगा, साइड को बच्चे आ जाएंगे। उनके एक साइड में ग्रैंड चिल्ड्रन आ जाएगा, लेकिन ग्रैंडफादर बोल रहे हैं कि मुझे ग्रैंड चिल्ड्रन के बगल में नहीं बैठना है। ठीक है, तुम जैसे अगर ग्रैंड चिल्ड्रन होंगे तो उनके बगल में कोई नहीं बैठना चाहेगा, सही बात है ना। नो सर। नो सर। तुम जैसे कुछ ना कुछ पार्टी करते होंगे तो बोल रहे कि मैंने बैठूंगा उनके बगल में, नहीं सर। ठीक है, ये 2 जगह तो चली गई। अब यहाँ पे टोटल कितनी जगह बची ग्रैंडफादर के लिए, m-1। m-1। यहाँ पे टोटल कितनी जगह थी, n+1। अब उनमें से ये 2 जगह चली गई, तो बची कितनी जगह, n-1। तो ग्रैंडफादर के लिए लेकिन कितनी जगह चाहिए, एक, तो m-1 में से हमने एक जगह सेलेक्ट कर ली। आवाज आ रही क्या, यस यस सर। सर। यस सर। ठीक है, वीडियो तो पॉज नहीं है ना, नहीं सर। नो सर। हाँ ठीक है। तो यहाँ पे ये हो जाएगा, अब ग्रैंडफादर भी जाके बैठ गए। अब कितनी जगह बची है, m m, m और सन्स एंड डॉटर्स भी है, तो वहां पे उनकी अरेंजमेंट क्लियर है। यस सर। यस सर। यस सर। चलो ठीक है, फिर उसके बाद थर्ड, डाउट है सर। ठीक है, थर्ड में देख लो क्या है, 3 डिजिट नंबर, देन नंबर ऑफ पेयर्स ऑफ अल्फा बीटा सच दैट अल्फा कैन बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम बीटा विदाउट बोरोइंग। तो सब्ट्रैक्ट करने का रूल तो मेरे ख्याल से सभी लोगों को पता होगा कि कब बोरो करना पड़ता है, कब नहीं करना पड़ता है ना। तो ये बीटा में से अल्फा सब्ट्रैक्ट हो रहा है विदाउट बोरोइंग, और ये 3 डिजिट के नंबर है यहाँ पे। ठीक है, अब ये बताओ बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ रही है, तो इसका मतलब हम पहले y3 और x3 को देखते हैं, कौन बड़ा होना चाहिए, y3। y3 बड़ा होना चाहिए, 3। तभी हमें बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। अगर y3 छोटा हुआ तो हमें बोरो करना पड़ेगा, यही तो रूल होता है सब्ट्रैक्शन का।
ठीक है। Yes, sir. तो यहाँ पे बोला जा रहा है बीटा में से अल्फा को सब्ट्रैक्ट करना विदाउट बोरोइंग। ठीक है, तो हम पहले y3 एंड x3 की कितनी पेयर्स आती है वो देख लेते हैं, मतलब y3 एंड x3 की वैल्यूज की पॉसिबिलिटी। तो ये देख लो y3 यहाँ पे 0 हो सकता है क्या? No, sir. Yes, sir. हो सकता है, ठीक हो है। सकता है सर. Yes, sir. y1 नहीं हो सकता, इतना ध्यान रखना, 3 डिजिट का नंबर है ना, y1 0 नहीं हो सकता, ये दोनों 0 हो सकते हैं। सिमिलरली x1 0 नहीं हो सकता, ये दोनों हो सकते हैं। ठीक है, अब हमने y3 को 0 ले लिया, तो x3 क्या लेना होगा बताओ? 0. Zero. x3 भी हमें 0 ही लेना पड़ेगा, तभी बोल सकते हैं कि बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। फिर हमने अगर y3 को 1 ले लिया तो x3 Zero, comma one. 0 और 1. 0 या तो 1 हो सकता है, तो हमें बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ऐसे ही y3 अगर हो गया 2 तो x3 Zero, one, two. 0 1 2. 0, one, two. ऐसे फाइनली बताओ y3 हो गया 9 तो x3 0 0 1 2 3 4 One, 5 two, 6 three. 9. ठीक है, इसका मतलब जब हमने y3 को 0 लिया तो x3 की वैल्यूज की कितनी पॉसिबिलिटीज आ रही है? ठीक है, ठीक। मतलब अगर हम पेयर वाइज देखते हैं तो यहाँ पे एक पेयर बनती है, यहाँ पे तो 1 0 या तो 1 1, यहाँ पे कितने बनेंगे? 3 सर. 3। 3. मतलब टोटल अगर पॉसिबिलिटी देखते हैं हम x3 और y3 की वैल्यूज की तो 1 प्लस 2 प्लस 3 प्लस कहां तक जाएंगे बताओ? यहाँ पे कितने आती है? 9. 10 9 pairs. 10 सर. 10. ठीक है, तो 55 ये आ जाएगा। मतलब x3 और y3 की वैल्यू सेलेक्ट करने की कितनी पॉसिबिलिटीज है? 55। ठीक है, 55 तरीके से इनकी हम वैल्यूज ले सकते हैं जिसमें हमें बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक, तो इसको हम 55 तरीके से फिल कर सकते हैं। इसको भी बताओ कितने तरीके से? 55. 55. ठीक है, लेकिन अब यहाँ पे गड़बड़ है, यहाँ पे ये x1 एंड y1 0 हो सकते हैं क्या? तो नहीं। No, sir. No, sir. ठीक है, No. मतलब y1 क्या आ जाएगा यहाँ पे 1, यहाँ से शुरुआत होगी तो x1 भी 1, y1 अगर 2 हो गया तो x1 कितना आ जाएगा? 1 एंड 2। 1, 2. ऐसे ही y1 अगर 9 हो गया तो x1 1 हो सकता है, 2 3 अप टू 9। तो टोटल पॉसिबिलिटीज देखते हैं कि वैल्यू 1 प्लस 2 प्लस 3 अप टू 9 मतलब 45। तो हम इसको 45 तरीके से फिल कर सकते हैं x1 एंड y1 को, जिसमें हमें बोरो करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ठीक है, इसको 55 इसको 55 और इसको 45 तरीके से, तो इन्हीं का प्रोडक्ट क्या हो जाएगा? इसका आंसर क्लियर है ये? सर अगर y1 1 है, Yes, sir. हाँ, सर अगर y1 1 है तो x1 0 हो सकते हैं. अरे मारोगा थप्पड़। अभी Two ये digit- चल रहा है अपना स्टार्टिंग में, तब इसलिए तो पता है 3 डिजिट का नंबर है तो x1 0 नहीं हो सकता है। ठीक है, Yes, sir. तो सारी चीज मतलब जो स्टार्टिंग में 5 मिनट पहले बताया फिर भूल गया। अब तो यहाँ पे सोच रहा है कि उधर वो 0 आ रहा है तो ये x1 0 क्यों नहीं आ सकता? थोड़ा पीछे का भी तो याद कर लिया करो। x1 ये 3 डिजिट का नंबर है तो ये 0 नहीं हो सकता। ठीक है, उसके बाद फोर्थ, Yes. ठीक, फोर्थ में देखो ट्रेन कहाँ से कहाँ जा रही है? London London से से London to Cambridge. Cambridge. लंदन टू कैम्ब्रिज जा रही है। ठीक है, बीच में कितने स्टेशन है? 12. 1 2 3 4 5 6 7 11 12 और फाइनल स्टेशन कौन सा? कैम्ब्रिज। ठीक है, ट्रेन निकली है लंदन से, जा रही है कैम्ब्रिज, बीच में 12 इंटरमीडिएट स्टेशंस है। अब उसमें क्या हुआ है? 75 पर्सन इंटर द ट्रेन आफ्टर लंदन। लंदन के बाद मतलब आगे कहीं से भी अगर हम देखें तो 75 पर्सन चढ़ रहे ट्रेन में। ठीक है, with 75 different tickets of the same class, then number of different sets of tickets they may be holding is। ठीक है, तो लंदन के बाद चढ़ना है हमें। ठीक है, हम यहाँ से भी चढ़ सकते हैं, यहाँ से भी चढ़ सकते हैं, यहाँ से भी चढ़ सकते हैं।
या तो यहाँ से भी चढ़ सकते हैं। ठीक, तो ऐसे कितने लोग चढ़ रहे हैं? 75% चढ़ रहे हैं। तो हमें बताना है कि उनके 75 के पास 75 डिफरेंट टिकट्स है। तो क्या था बताना, क्या ऐसा नंबर ऑफ डिफरेंट सेट्स ऑफ टिकट्स दे मे बी होल्डिंग। ठीक है, तो सबसे पहले हम टोटल नंबर ऑफ टिकट्स कितने बन सकते हैं वो देख लेते हैं। डिफरेंट टिकट्स, टोटल नंबर ऑफ डिफरेंट टिकट्स कितने आ सकते हैं वो देख लेते हैं। ये बताओ एक टिकट के लिए कितने स्टेशंस की जरूरत पड़ती है? बोलो। एक एक अबे एक एक स्टेशन मतलब चढ़ेगा उतरेगा, इस तरीके से बोल रहा हूँ ना। एक टिकट के लिए 2 स्टेशन की जरूरत पड़ती है। दो दो यस ठीक सर है, चढ़ेगा उतरेगा ही नहीं क्या बाद में? नहीं उठेगा नहीं सर कौन है वो? ठीक है, उतरेगा ना उतरेगा भी तो। ठीक है, तो एक टिकट के लिए 2 स्टेशन की जरूरत पड़ती है। ठीक है, मान लो वो यहाँ से चढ़ रहा है, वो यहाँ पे उतर रहा है, तो एक टिकट आएगा। मान लो यहाँ से चढ़ रहा है और यहाँ पे उतर रहा है, तो वो जो दूसरा टिकट आ रहा है वो अलग रहेगा ना पहले वाले से। यस सर तो इसके लिए एक टिकट के लिए हमें 2 स्टेशन की जरूरत पड़ती है। तो हमारे पास लंदन के बाद कितने स्टेशन है बताओ? 12 13 13 स्टेशन है। 13 में से हमें 2 स्टेशन चाहिए होंगे। 13 में से 2 स्टेशन हमें चाहिए होंगे। ठीक है, तो हमने उनको सेलेक्ट कर लिया। तो कितने तरीके से हम लिए? एक 13 में से 2 स्टेशन तो नहीं ले सकते हैं, ऐसे रीड करते। मान लो वो यहाँ से अगर चढ़ रहा है, यहाँ से चढ़ रहा है, तो आगे उसको उतरने के लिए कितनी पॉसिबिलिटीज है? 12 12 पॉसिबिलिटीज है। ठीक है, 12 12। यहाँ से अगर कोई चढ़ रहा है तो यहाँ पे उतर सकता है, यहाँ पे उतर सकता है, यहाँ पे उतर सकता है। इसका मतलब यहाँ से चढ़ने वाले आदमी के पास कितने डिफरेंट टिकट्स हो सकते हैं? 12। ठीक है, जो आदमी यहाँ से चढ़ रहा है वो यहाँ पे उतर सकता है। आगे 11 स्टेशन से उसको उतरने के लिए 11 11। ऐसे ही 10। फाइनली जो यहाँ से चढ़ रहा है वो इधर ही उतरेगा। 1 पॉसिबल हो सकता है। तो ऐसे टोटल डिफरेंट कितने टिकट्स आ सकते हैं? 78 कितना आ रहा है? 78 78 ऐसे डायरेक्टली भी कर सकते थे 13C2। 13 में से 2 स्टेशन, तो कितना आ जाएगा ये? 12 into 13/2 तो 78। ऐसे भी कर सकते थे। ठीक है, एक टिकट के लिए 2 स्टेशन की जरूरत, तो 13 में से 2 स्टेशन ले लिए, एक टिकट आ जाएगा। तो वैसे डायरेक्टली करना, अगर काउंट करके करना है तो ये यहाँ से जो चढ़ेगा उसको उतरने के लिए 12 पॉसिबिलिटीज है, मतलब 12 टिकट्स है। ठीक है, तो टोटल 78 टिकट्स है। हमें कितने टिकट्स चाहिए इसमें से? 75, 25 क्योंकि 75 लोग तो चढ़ रहे हैं ना। तो 78 में से 75 टिकट्स चाहिए होंगे, तो इतनी पॉसिबिलिटीज है। क्लियर? सर हाँ बोलो। ए ऑप्शन हाँ 24 वो दिखने रहा है क्या? 78 से 75। सर Option नहीं। 78 सर पहला ऑप्शन हाँ ठीक है, फिर ये नहीं दिख रहा है तो वो NCR is equal to NCN minus R, यस ये ऑप्शन। फिर उसके बाद फिर 6 सर 6। ठीक है, क्या बोला जा रहा है 6 में? हाउ मेनी ways are there to invite one of the 3 friends for dinner on 6 successive nights such that no friend is invited more than 3 times? ठीक, क्वेश्चन क्या कह रहा है? तुम्हारे टोटल कितने फ्रेंड्स है? 3 फ्रेंड्स है। ठीक है, अब इनको हमें 6 दिन खाने के लिए, डिनर के लिए बुलाना है, और एक फ्रेंड 3 से ज्यादा बार नहीं आ सकता है। ठीक है, तो नंबर ऑफ वेज हमें बताने हैं
तो हमारे पास बांटने के लिए टोटल कितने दिन है? 6 दिन। ठीक है, 6 दिन हम F1 F2 F3 में बांट सकते हैं। ठीक, और किस तरीके से बांटने हैं? किसी के पास 3 से ज्यादा दिन नहीं जाने चाहिए, क्योंकि एक फ्रेंड मैक्सिमम 3 बार आ सकता है। तो हमारे इसको ऐसे रीड करेंगे हम, हमारे पास 6 नाइट्स थी या 6 दिन थे, अलग अलग दिन है, इनको हमें F1 F2 F3 में बांटना है। और इस तरीके से बांटना है कि किसी के पास 3 से ज्यादा दिन नहीं जाने चाहिए। एक तो ग्रुपिंग यूज करेंगे, पहले केसेस बना लेंगे 1 1 4। ये केस बन सकती है क्या बताओ? नो सर। नहीं। No, sir. एक के पास देखो No. 4 दिन आ रहे हैं, ठीक है, वो 4 दिन नहीं आ सकता, मैक्सिमम 3 दिन, तो ये केस गई। तो केस क्या आएगी? 1 2 3। 3. और क्या पॉसिबिलिटी है? 2 2 2 2 2 2। ठीक है, तो ये पॉसिबिलिटी 3 है यहाँ पे। 0 और 3 उसके 3 बाद ऐसा भी तो हो सकता है ना, किसी फ्रेंड को बुलाया नहीं जा रहा, Yes, ऐसा भी sir. तो हो सकता है। मान लो किसी को बुलाया नहीं जा रहा है, तो 0 3 3, ये भी तो हो सकता है। बोलो। यस Yes. सर। Yes, ठीक है, sir. अब पहले वाले का आंसर लिखते हैं। तो हमने 6 डिफरेंट दिन को इस तरीके से बांटा, ग्रुप किया है, 1 3 2 3। अब इनका क्या कर रहे हैं? F1 F2 F3 में डिस्ट्रीब्यूशन 3 फैक्टोरियल। फिर अगले वाले का आंसर 6 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। और फिर अगले वाले का जो आंसर आएगा 6 फैक्टोरियल अपॉन 0 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 3 फैक्टोरियल 2 फैक्टोरियल इनटू 3 फैक्टोरियल। देख लो कौन सा ऑप्शन मैच हो रहा है। ए, ए में क्या मिसिंग? ए नहीं, हाँ ए मैच हो रहा है, ए है सर। ए ही है जो मैच हो रहा है। ठीक है, अबे किसने आइडेंटिकल थोड़ी पकड़ रहा हूं मैं फ्रेंड्स को, मैं एक्सप्लेन कर रहा हूं, उसके ऊपर ध्यान दो ना। 3 फ्रेंड अलग अलग है, ठीक है, और ये जो 6 दिन आएंगे ये भी अलग अलग है, 6 अलग अलग दिन है। अब हम कैसे रीड कर रहे हैं? हमारे पास जो ये 6 डिफरेंट दिन है, इनको इन 3 डिस्टिंक्ट फ्रेंड्स में बांटना है। तो ये पहले पॉसिबिलिटी, देन ग्रुपिंग की है। ठीक है यश, Yes, sir. क्लियर है ना? तुम्हारा ही तो है शायद ये। हाँ। फिर उसके बाद 7 यस सर। 7 Yes, sir. से आसान था, उतना भी कुछ ये नहीं। 7 sir. There are m apples and n oranges। ठीक है, यहाँ पे m apples है and n oranges है। ठीक है, to be placed in a line such that 2 extreme fruits being both oranges। ठीक है, तो लाइन में उनको अरेंज किया गया है। तो यहाँ पे टोटल कितनी जगह चाहिए होगी हमें? m प्लस n। तो ये जो एक्सट्रीम फ्रूट्स है वो हमेशा ऑरेंजेस है। ठीक है, तो यहाँ पे ऑरेंज है, यहाँ पे ऑरेंज आ रहा है। If we denote the number of arrangements if fruits of the same species are different, मतलब ये जो एप्पल्स है सारे के सारे अलग अलग हैं, और ये ऑरेंजेस है वो भी सारे डिस्टिंक्ट है। तब जो इनकी अरेंजमेंट होगी वो p तरीके से होगी। तो ये देख लो, ये पहली प्लेस को फिल करने के तरीके बताओ कितने हैं? यहाँ पे हमें ऑरेंज आ रहा है n। ठीक है, ये n के n ऑरेंजेस डिस्टिंक्ट है ना, तो इस पहली प्लेस को हम n तरीके से फिल कर सकते हैं। और ये लास्ट वाली प्लेस को बताओ कितने तरीके से? n n -1। minus 1 -1. ठीक है, क्योंकि एक ऑरेंज यहाँ पे जा चुका है, बचे ऑरेंजेस कितने हैं? n-1। तो हम इसको n-1 तरीके से फिल कर सकते हैं। अब कितने एप्पल्स बचे हैं? m, और कितने ऑरेंजेस? n-2। उनकी यहाँ पे आपस में अरेंजमेंट होगी, तो कितने तरीके से? m plus n-2 फैक्टोरियल। क्लियर? पहले
जो पहली पोजीशन है वहां पे ऑरेंज आ रहा है तो उसको फिल करने के तरीके n, क्योंकि सारे ऑरेंजेस डिस्टिंक्ट है। लास्ट पोजीशन को फिल करने के तरीके n-1, क्योंकि एक ऑरेंज यहाँ पे आ चुका, बचे n-1 है, तो इसको हम n-1 तरीके से फिल कर सकते हैं। 2 ऑरेंजेस गए, अब अंदर में कितने प्लेसेस बचे, m + n-4, फ्रूट्स भी उतने ही बचे, तो उनके वहां पे अरेंजमेंट इस तरीके से। और ये तो हो गया p। q में क्या बोला गया है, q the corresponding figure where the fruits of the same species are alike। ठीक है, अब यहाँ पे एप्पल सलाइक है सारे और ऑरेंज सलाइक है, तो इस प्लेस को फिल करने के तरीके कितने, 1 एक ठीक है, और इस प्लेस को फिल करने के तरीके भी एक, ये 1 × 1। अब यहाँ पे अंदर में कितने प्लेसेस, m + n-2, m + वहां पे n-2 जाके ये अरेंज होंगे, तो कितने तरीके से, अपॉन ये जो m एप्पल से वो आइडेंटिकल है और ये n-2 ऑरेंज ये सारे आइडेंटिकल है। क्लियर है? yes ठीक है, सेलेक्ट करके करो। मान लो हमारे पास n ऑरेंज में से एक ऑरेंज सेलेक्ट करके यहाँ पे बैठा दिया, तो n भी तो आ रहा है, और बचे कितने ऑरेंज है, n-1, उसमें से एक ऑरेंज सेलेक्ट करके यहाँ पे बैठा दिया तो n-1। जब ये डिस्टिंक्ट रहेगा तब ऐसे भी उसको रीड कर सकते हो। आने वाला तो वही था, n × n-1। ठीक है तन्वी? यस सर। सर हाँ, बोलो। NC2 नहीं कर सकते क्या, हाँ NC2 नहीं सिलेक्ट कर सकते क्या? हाँ, NC2 फिर इंटू हाँ 2 सर। फैक्टोरियल करना पड़ेगा, तो भी वही आता है, देख लो, NC2 किया इंटू 2 फैक्टोरियल, क्योंकि उन दो पोजीशन पे उनकी अरेंजमेंट, कैंसल आउट होके n × n-1 ही आएगा। ठीक है, यस सर। फिर उसके बाद 7 हो गया, 8 Yes. वाले क्वेश्चन में वैल्यू लेके कर लो इसको, n की एक वैल्यू ले लो और सॉल्व करो। ठीक है, सर वैसे भी होता है, हाँ बाय मेथड सिंपल कर लो। बाय मेथड तो फिर थोड़ा गंदा है। ठीक है, बाय मेथड जानना है क्या इसको? सर टोटल में से वो 2 टाइम्स आएंगे, उनको माइनस कर देंगे, आ जाता है सब कुछ। हाँ वो ऐसे कर सकते हो, ठीक है, लेकिन n की वैल्यू पुट करके करोगे तो झंझट ही खत्म हो जाएगी, इतना कुछ करना ही नहीं पड़ेगा इसमें। ठीक है, फिर 9th वाला भी रहने दो, 10 हो Yes. गया। Yes सर, हो गया। यस सर, हो गया सर। चलो ठीक है, तो अगले लेक्चर के लिए अगले 10 क्वेश्चंस, ठीक है, 9 ही बचे तो 9 क्वेश्चंस। ठीक है, तो वो 9th वाला छोड़ के और कोई डाउट, 9th वैसे करो भी मत, बेकार सा आता भी नहीं ऐसा आजकल। ठीक है, सेट का वो एक जो हमने किया उस तरीके का काफी है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अब हमारा परमुटेशन एंड कॉम्बिनेशन खत्म हो चुका है, तो आज नया टॉपिक शुरू करने जा रहे हैं, स्ट्रेट लाइन। डाल दो हेडिंग सभी लोग और सॉल्व करो ये एक्सरसाइज 2। ठीक है, पीएनसी की। Yes. हाँ सर तो पार्ट 1 Yes, तो sir. कंप्लीट कर लो, अगले लेक्चर में डिस्कस हो जाएगा। स्ट्रेट लाइन, स्ट्रेट लाइन। तो स्ट्रेट लाइन में या कोऑर्डिनेट सिस्टम में आगे के जितने भी टॉपिक्स हैं, तो उसमें हम
रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम को स्टडी करने वाले हैं, ठीक है। इसमें आने वाली लाइन, इसमें आने वाला सर्कल, इसमें आने वाला पैराबोला, इसमें आने वाला इलिप्स, हाइपरबोला, उसको हम स्टडी करने वाले हैं। तो जो बेसिक चीज उसकी रहेगी रेक्टेंगुलर 2D प्लेन, ठीक है। ये सारी चीजें 3D प्लेन में भी होती है, लेकिन हमें अभी बस उसको 2D प्लेन में देखना है। 3D जब आएगा तो उस टाइम पे देख लेंगे हम उसको, ठीक है। वेक्टर एंड 3D 12th में टॉपिक है, तो उसको 3D प्लेन में देखेंगे, लेकिन अभी 2D प्लेन मतलब एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस वाला प्लेन, ठीक है। और इसमें हम रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम को स्टडी करेंगे। रेक्टेंगुलर क्यों कहते हैं इसको? क्योंकि यहाँ पे ये जो दो एक्सिस होते हैं जो हम रेफरेंस के लिए लेते हैं, एक को नाम देते हैं एक्स एक्सिस, ठीक है, और इसको नाम देते हैं वाई एक्सिस। इनके बीच का एंगल होता है 90 डिग्री, तो इसकी वजह से इसको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम कहते हैं। क्या हो गया सुदर्शन? तो यहाँ पे इसको रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम क्यों कहते हैं? जो एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस हम रेफरेंस के लिए जो एक्सिस लेते हैं, जिसकी वजह से ये 2D प्लेन कितने पार्ट में डिवाइड होता है? 4 पार्ट में। उनके बीच का एंगल कितना रहता है? 90 डिग्री। तो इसकी वजह से रेक्टेंगुलर। जब तुम आगे इंजीनियरिंग में जाओगे तो ऑब्लिक कार्टेशियन सिस्टम भी हो सकती है, ऑब्लिक, ठीक है। तो रेफरेंस के लिए ये दो एक्सिस हम लोग ले सकते हैं, लेकिन यहाँ पे इनके बीच का एंगल 90 नहीं है, तो इस सिस्टम को हम कहेंगे ऑब्लिक कार्टेशियन सिस्टम। ये अभी हमें नहीं पढ़ना है, हमारे इसमें क्या है? रेक्टेंगुलर कार्टेशियन सिस्टम, ठीक है। तो ये बताओ, इस दो एक्सिस की वजह से ये पूरा 2D प्लेन 4 पार्ट में डिवाइड हो गया, तो इसको हम कहते हैं फर्स्ट क्वाड्रेंट, ठीक है, फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये है सेकंड क्वाड्रेंट, ये है थर्ड क्वाड्रेंट, ये है फोर्थ क्वाड्रेंट, ठीक है। तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में अगर हम कोई पॉइंट लेते हैं, पी पॉइंट, अब यहाँ पे जो x है ये कहलाता है इसका x कोऑर्डिनेट, एंड y जो है इसका कहलाता है y कोऑर्डिनेट। या तो x को ही दूसरा नाम दिया जाता है एक्सिसा, एंड y को दूसरा नाम है ऑर्डिनेट। Ordinate. लोगों को Yes, Yes, sir. sir. Axis and ordinate. yes Ordinate, yes, sir. जो हम पॉइंट ले रहे हैं उसका जो x कोऑर्डिनेट होगा वो कहलाता है एक्सिसा, एंड y कोऑर्डिनेट कहलाता है ऑर्डिनेट, ठीक है। अब फर्स्ट क्वाड्रेंट में ये दोनों कैसे रहते हैं? पॉजिटिव सेकंड क्वाड्रेंट में X negative, Y positive. x नेगेटिव y पॉजिटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में नेगेटिव दोनों नेगेटिव, थर्ड क्वाड्रेंट में दोनों नेगेटिव, फोर्थ क्वाड्रेंट में पॉजिटिव Negative, X x positive. पॉजिटिव y नेगेटिव। अब ये जो इनका जो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन होता है उसको कहते हैं ओरिजिन, ठीक है। इसके कोऑर्डिनेट्स यहाँ पे होते हैं 0 0। अब ओरिजिन के राइट हैंड साइड में हम देखते हैं तो x की वैल्यू क्या होती है? Increase. पॉजिटिव रहती है, ठीक है। राइट हैंड साइड में जब जाते हैं ओरिजिन से हम, तो x की वैल्यू बढ़ेगी एंड वो पॉजिटिव रहेगी। लेफ्ट हैंड साइड में x की वैल्यू कैसी रहेगी? Negative और decrease होगी. डिक्रीजिंग ऊपर में y की वैल्यू कैसी रहती है? ओरिजिन के ऊपर Positive and increase. डिक्रीजिंग नेगेटिव एंड Negative and decrease. ठीक है। फिर उसके बाद ये बताओ, x एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं तो उसका y कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 जीरो ठीक है। y एक्सिस के ऊपर कोई पॉइंट लेते हैं उसका x कोऑर्डिनेट क्या होता है? 0 होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिक सी चीजें थी कार्टेशियन सिस्टम के बारे में, x एक्सिस और y एक्सिस के बारे में, ठीक है। तो इनको नोट करना, ये लिख लो इसको। सर वो नेम्स लिख के दो। हाँ, एक्स एंड वाई को क्या कहते हैं?
क्या एक्स एंड वाई को वो बोल रहा है कि वो एप्सिस ऑन ऑर्डिनेट लिख के दो इसका। एक्सिस एंड ऑर्डिनेट एक्स को कहते हैं किसी पॉइंट का जो एक्स कोऑर्डिनेट होता है उसको एक्सिस कहते हैं एंड इसको ऑर्डिनेट। सर मतलब डिस्टेंस ट्रैवल ऑन वाई एप्सिस आना, क्या डिस्टेंस ट्रैवल्ड ऑन वाई वो हाँ। एप्सिस होगा ना। लिख चुपचाप ठीक है। पता नहीं कहाँ से पढ़ के आ जाते हो, कहाँ से पढ़ा ये? सर वो 10th में कंफ्यूजन रहता था इसमें। क्या रहता था? कंफ्यूजन। कंफ्यूजन रहता था, लेकिन तू बोल क्या रहा है यहाँ पे अभी? अभी क्या बोला तूने? सर वो वाई पर जो डिस्टेंस ट्रैवल होगा उसे एप्सिस ऐसा बताते थे हम। अच्छा, उसको एब्सिसा कहते हैं? ऐसा बताते थे सर हम, कौन से सर? डिस्टेंस ट्रैवल के टर्म्स में बताते थे स्कूल में। गलत है ना बेटा, वो एक्स के ऊपर कितना आता है वो है। ओके सर। ये वाला जो आएगा ना, ये डिस्टेंस अगर ये कितना है एक्स डिस्टेंस रहेगा ये वाला, और ये ऊपर जब जाएंगे तो वो कितना रहेगा वाई। ठीक है, तो एक्स एक्सिस के ऊपर आ रहा है ये, और ये वाई क्या रहा कहाँ एक्सिस और है, उसकी बात मत सुनना अभी जो उसने कहा है। यहाँ पे क्या है, किसी पॉइंट का ये एक्स होता है एक्सिस है, वाई होता है ऑर्डिनेट। ठीक है, लिख लिया ये? यस सर। यस सर। यस सर। ठीक है, तो उसके बाद डिस्टेंस बिटवीन टू पॉइंट्स, क्या डिस्टेंस फॉर्मूला? डिस्टेंस फॉर्मूला, ठीक है। दो पॉइंट्स है हमारे पास, ए पॉइंट x1 y1 एंड बी पॉइंट x2 y2। ठीक है, तो इनके बीच का डिस्टेंस ए बी क्या आएगा बताओ? अंडर अंडर रूट रूट x2 x2 माइनस minus x1 होल x1 स्क्वायर square प्लस plus y2 माइनस y2 y1 minus होल अंडर रूट स्क्वायर। x1 whole माइनस x2 होल स्क्वायर। तो ये डिस्टेंस फॉर्मूला है। ठीक है, फिर इसके बाद पोलर कोऑर्डिनेट्स। पोलर कोऑर्डिनेट्स, मान लो कोई एक पॉइंट P है जिसके ये x, y कहलाते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, जो x एंड y के टर्म्स में आता है उनको कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स कहा जाता है, तो ध्यान रखना। x एंड y के टर्म्स में जो आएगा उसको कहा जाता है कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। अब हम इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स निकालना चाहते हैं। पोलर मतलब थीटा। सर हाँ, वो एल है कि टी है? कौन सा? कार्टेशियन। अच्छा टी है। कार्टेशियन, टी है, टी। कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। ठीक है, अब यहाँ पे हम पोलर कोऑर्डिनेट्स देखना चाहते हैं क्या होते हैं। अब इसको अगर हम P को ओरिजिन के साथ ज्वाइन करते हैं तो एक लाइन आएगी। ठीक है, ये जो पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ जितने
जितना एंगल बना रही है वो हम थीटा ले लेते हैं, ठीक है, और इसका ओरिजिन से डिस्टेंस ले लेते हैं आर। आर क्या है, उस पी पॉइंट का ओरिजिन से डिस्टेंस, एंड ये थीटा क्या है, ये जो ओपी लाइन है पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस, ये पॉजिटिव डायरेक्शन है एक्स एक्सिस की, ठीक है, उधर उसके साथ कितना एंगल बना रही है, थीटा। तो इस पी पॉइंट के आर एंड थीटा ये कहलाते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है, ये कहलाते हैं इसके पोलर कोऑर्डिनेट्स। आर क्या होता है, उसका ओरिजिन से डिस्टेंस, एंड ये थीटा क्या होता है, ये जो ओपी लाइन है ओरिजिन को अगर हम उस पी पॉइंट के साथ ज्वाइन कर रहे हैं, वो लाइन पॉजिटिव डायरेक्शन ऑफ एक्स एक्सिस के साथ कितना एंगल बनाती है, वो है थीटा। तो इसके टर्म्स में अगर कोऑर्डिनेट्स लिखे जा रहे हैं आर और थीटा, उसको कहते हैं पोलर कोऑर्डिनेट्स, ठीक है। यस सर। एंड एक्स एंड वाई के टर्म्स में लिखे जा रहे हैं उनको कहते हैं कार्टेशियन कोऑर्डिनेट्स। तो यहाँ पे बताओ, अब हम इनमें रिलेशन लाना चाहते हैं, कार्टेशियन एंड पोलर में रिलेशन, ठीक है। ये वाला डिस्टेंस यहाँ पे कितना है, ये y है, ठीक है, और ये कितना है x है, और r और थीटा के टर्म्स में बताओ ये कितना आएगा, आर कॉस थीटा, r cos theta, आर कॉस थीटा, r cos थीटा, और ये कितना आ जाएगा, आर साइन थीटा, R sin theta. और यही तो हमारा x था, तो x इज इक्वल टू r cos थीटा एंड y इज इक्वल टू r sin थीटा। तो इसकी हेल्प से हम पोलर कोऑर्डिनेट्स को किस में कन्वर्ट करेंगे, कार्टेशियन में। मतलब मान लो हमें r और थीटा गिवन है, तो x इज इक्वल टू r cos थीटा, y इज इक्वल टू r sin थीटा से हमें xy मिल गया, मतलब पोलर कोऑर्डिनेट्स में, ठीक है। अब r इज इक्वल टू क्या रहेगा, ओरिजिन से डिस्टेंस, मतलब अंडर रूट x स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, एंड tan थीटा इसके इक्वल आएगा y बाई x, tan थीटा y बाई x। तो इसकी हेल्प से हम कार्टेशियन को पोलर में कन्वर्ट करेंगे। इसकी हेल्प से क्या हो जाएगा, पोलर कोऑर्डिनेट्स कार्टेशियन में कन्वर्ट होंगे, एंड इसकी हेल्प से कार्टेशियन पोलर में कन्वर्ट होंगे। अगर x एंड y गिवन है तो इसकी हेल्प से हमें r मिलेगा, यहाँ से tan थीटा मतलब थीटा मिलेगा, ठीक है। यस सर। तो दो तरीके के कोऑर्डिनेट्स होते हैं, पोलर एंड कार्टेशियन। तो पोलर r एंड थीटा के टर्म्स में आता है, कार्टेशियन x एंड y के टर्म्स में रहते हैं। तो इस तरीके से हम इन दोनों को एक दूसरे में कन्वर्ट कर सकते हैं, पोलर को कार्टेशियन में, कार्टेशियन को पोलर में। क्लियर है? यस यस सर, सर। Yes, sir. यस सर। लिख लो जल्दी। बहुत सारे एब्सेंट रहते रहे तुम लोगों के इसमें J2 में। वो अभी तक ठीक नहीं हुआ क्या? क्यों ऋषभ? हुआ तो सर ये। फिर एब्सेंट क्यों रह रहा है? फिर उसके बाद आ रही है, इधर तो आया हुआ है अर्पिता, प्रेजेंट है यहाँ पे। आर्यन, आर्यन क्यों गायब है आज? मैं हूँ ना। आर्यन शेवाड़ी,
चेतन जी, चेतन प्रेजेंट? Yes, sir. हिमांशु, मोहित, स्वयं। फिर अब्सेंट कौन है यहाँ पे मेरे से? क्योंकि अटेम्प्ट 52 है ना शायद। ठीक है, भूमिका जा सकते हो और जल्दी ले लो सभी लोग वैक्सीन, इतना लेट मत करो। अब मैं भी शायद मंडे से चालू हो सकती है क्लासेस। नहीं सर, हाँ, नहीं सर, अपने सर नहीं बोल। वेडनेसडे से शायद। कहाँ से? वेडनेसडे सर। सर बोले, स्वप्निल सर। हाँ ठीक है, जब भी मतलब आया तो है ना अभी कि महाराष्ट्र में स्कूल चालू हो रहे हैं, कोचिंग भी हो जाएगी। ठीक है, सर 1 तारीख से शुरू होने वाली है। 1 तारीख तेरे को किसने? अब ये नई नई खबरें कहाँ से आती है? नहीं सर, आज हाँ मंडे से चालू होने। हाँ, मंडे से ही ना। ठीक है, देखते हैं, कोई दिक्कत नहीं। हो गया ये। अब उसके Yes, बाद sir. सेक्शन फॉर्मूला। सेक्शन फॉर्मूला तो ये भी तुम लोगों ने देखा हुआ रहेगा 10th में, सेक्शन फॉर्मूला, है कि नहीं? यस यस सर। सर दोनों डिवीजन के लिए देखा है क्या? इंटरनल एक्सटर्नल? इंटरनल। इंटरनल देखा है सर, अच्छा, एक्सटर्नल नहीं देखा। इंटरनल देखा है क्या? ठीक है, अभी एक्सटर्नल भी देखने वाले Yes. हैं। तो दो तरीके के डिवीजन होते हैं, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। तो सबसे पहले इंटरनल डिवीजन की। ठीक है, इंटरनल डिवीजन के लिए हम देखेंगे। तो इसमें क्या होता है, 2 पॉइंट हमें गिवन रहते हैं, ए बी पॉइंट। ठीक है, जो गिवन है, एंड सी पॉइंट जो है ए बी को डिवाइड कर रहा है इंटरनली इन द रेशियो m:n। ठीक है, लिख लो लैंग्वेज में भी। A and B are ऐसे, A x1, y1 and B x2, y2 are two given points. Are two given points. Are two given points. सर वहाँ y2 चाहिए ना? x1, y1, A and B, x2, y2 are two given points, and C divides AB. C divides AB internally in the ratio m:n. In the ratio m:n. In the ratio m:n. ठीक है, तो यहाँ पे जो x आएगा, c का x कोऑर्डिनेट, वो किसके इक्वल रहेगा? m इंटू x2 प्लस n इंटू x1 अपॉन m प्लस n। एंड जो y कोऑर्डिनेट रहेगा m इंटू y2 प्लस n इंटू y1 अपॉन m प्लस n। ठीक है, ये सभी लोगों ने देखा हुआ रहेगा। यस सर। ये तो हो गया इंटरनल डिवीजन।
लिख लिया? यस सर। कैसे याद रखेंगे? m into x2 plus n into x1 upon n plus n, m into y2 n into y1 upon n plus n। ठीक है, अब इसमें मान लो c is midpoint of ab, तो बताओ किस रेशियो में डिवाइड करेगा? c अगर ab का मिड पॉइंट है तो किस रेशियो में डिवाइड सर आपकी करेगा? वॉइस ब्रेक हो रही है। यस सर। सर वॉइस बीच में ब्रेक हो Voice रही है। 1:1 1:1 1:1 एक मिनट का। अब आ रही है क्या आवाज? यस सर। Yes, sir. एक मिनट का। एक सर और वो लिखा हुआ उसके नीचे बाहर जा रहा है। हाँ, एक मिनट बस।